चंबल पहुंचते हैं और चंबल का जो सरदार डाकू पंचम सिंह था उससे बातों बातों में क्रांतिकारी बना देते हैं और उसके साथ मिलकर ये अंजाम देते हैं किसको, नहीं उससे पहले वो था मैनपुरी कांड को अंजाम देते हैं और वहां पर जाकर ये एकदम लूटपाट करते हैं। और इनके जो साथी थे दो, वो पुलिस के मुखबर बन जाते हैं, पुलिस आ जाती है, फिर उनको भागना पड़ता है। एक क्रांतिकारी को एक नौजवान पकड़ लेता है तो उसे मजबूरी में उसको गोली मारनी पड़ती है, तो ये बड़े दुखी होते हैं। और जब पुलिस से बचकर भागते हैं तो ये नदी में कूद जाते हैं और प्राणायाम और योग के द्वारा नीचे नीचे तैरते हुए चलते हैं। तो पुलिस सोचती है कि शायद ये तो मर गए हैं और ये फिर नोएडा जाते हैं। नोएडा झाड़ियों का जगह था, जो आजकल आप ग्रेटर नोएडा देखते हैं। यहाँ सिर्फ झाड़ियाँ थी, जंगल ही जंगल था, कोई गांव भी आसपास नहीं था। तो फिर ये चलकर एक गांव था रामपुर जहांगीर, उस गांव में रहते हैं और कुछ दिन तक वहीं निवास करते हैं। जब इनको पता चलता है कि अंग्रेज गवर्नमेंट ने जो मैनपुरी कांड के अभियुक्त थे सबको बरी कर दिया है, तो फिर ये अपनी बहन शांति देवी के यहाँ पहुँचते हैं। शांति देवी भी इनको पहचान नहीं पाती क्योंकि ये भेष बदलने भी बहुत माहिर थे। और ये समझो कि जब ये वापस आते हैं तो फिर गांधी पर दबाव डालते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो सहयोग करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जब पुलिस की भर्ती होती थी या सेना में भर्ती होती तो महात्मा गांधी सहयोग करते थे, तो इन्होंने कहा भी असहयोग आंदोलन चलाओ। फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। और उस बीच में क्या हुआ कि कुछ व्यक्तियों ने थाने में जाकर पुलिस के सिपाहियों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। तो उससे गांधी ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जब असहयोग आंदोलन वापस लिया, ये लगभग 1919 की बात है, तो उसमें फिर दो गुट हो गए, एक गरम दल और एक नरम दल। तो गरम दल में जो थे एक तो लोकमान्य तिलक आपके, और ये राम प्रसाद बिस्मिल और लाला लाजपत राय, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये सब गरम दल में हो गए। और फिर इन्होंने सोचा कि भाई ये जो हमने लूटपाट करी ये गलत है, हमें अपना संदेश जनता तक नहीं पहुंचा सकते, हमें कोई दूसरा कार्य करना चाहिए। और फिर इन्होंने काकोरी कांड को 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया। काकोरी जो है एक स्टेशन है जो लखनऊ से ट्रेन जाती है सहारनपुर के लिए, लखनऊ से आगे एक स्टेशन पड़ता है काकोरी। तो जब ये अपने 10 क्रांतिकारी साथियों के साथ में, उसमें चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां और ये इत्यादि सब 10 उसमें क्रांतिकारी थे, सवार हुए। और इन्होंने कहा सब यात्रीगणों से कि देखो भाई, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, आप बेफिक्र होकर, कोई डर नहीं है आपको, और आप बेफिक्र होकर बैठिएगा, हमें तो केवल ये गवर्नमेंट का जो कैश है ये लूटना है। तो एक संदूक था जिसमें सब टिकट के पैसे जाते उसमें ही डाले जाते थे, और इन्होंने वह संदूक का ताला तोड़कर उसको लूट लिया। 8,000 रुपये उसमें मिले। 8,000 का कैश लेकर ये वहां से भाग निकले। एक जो इनका दोस्त था क्रांतिकारी, उसको गार्ड ने पहचान लिया। वो कहने लगा कि अब गार्ड साहब आपने मुझे पहचान लिया तो आपका जिंदा रहना ठीक नहीं है, इसलिए रिवॉल्वर निकाली और गोली मारने लगे। उसने कहा भाई ऐसा है, मेरे बच्चे छोटे हैं और उनका कोई गुजारा करने का कोई साधन नहीं है, अगर मुझको मार दोगे तो वो खुद ही मर जाएंगे। उसने कहा मैं आपको पहचानने से इनकार कर दूंगा। तो उसको छोड़ देते हैं और चले आते हैं। तो जब काकोरी कांड और ये आपका पहला जो कांड था वो मैनपुरी कांड, इन दोनों कांडों से वह ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल हिल गई और वो सोचने लगी आज तो ट्रेन लूटी है, कल को बैंक लूटेंगे तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और उन्होंने क्या किया कि उस समय सबसे जो अच्छी पुलिस मानी जाती थी स्कॉटलैंड की मानी जाती थी, तो स्कॉटलैंड से स्पेशल पुलिस बुलाई और कि इस केस को आप खोलो। तो उसमें जो ये क्रांतिकारी थे एक गलती कर गए थे। एक क्रांतिकारी की चद्दर ट्रेन में रह गई थी और उस पर धोबी की मोहर लगी हुई थी।
तो जो पुलिस ने जब देखा तो उस चद्दर के रास्ते से वह धोबी के पास पहुंचते हैं और धोबी के पास पहुंचने पर उस क्रांतिकारी को पकड़ लेते हैं। फिर उसको उस क्रांतिकारी से सभी क्रांतिकारियों का पता पूछ लेते हैं और 28 क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लेते हैं। उनमें से 2 पुलिस के गवाह बन जाते हैं और इनको फिर जो राम प्रसाद बिस्मिल थे इनको जेल में, गोरखपुर जेल में बंद कर देते हैं। उसके बाद जब 2-3 दिन पहले ये कहा फांसी से कि भाई जो भी कैदियों के संबंधी हैं वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं, तो इनकी माताजी इनसे मुलाकात करने के लिए जेल में पहुंचती है। 9x9 की कोठरी ने जेल में मिली हुई थी, वहीं सौंप था, वहीं सारा कार्य करते थे। और उसके बाद इनकी माँ जब पहुंची तो बिस्मिल की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, क्या मैंने इसीलिए तुझे दूध पिलाया था कि आज तेरी आंखों में आंसू है? क्या यही दिन देखने के लिए मैं तेरे पास आई थी? तो कि जब तुझे फांसी लगेगी तो माताएं देखेंगी और वो तेरे से प्रेरणा मिलेगी और वो अपने बच्चों को भी बिस्मिल बनाकर देश के राष्ट्र की रक्षा के लिए भेजेंगी। क्या तू यही मुझे दिखाना चाहता था? तू फांसी से डर रहा है? तू मौत से घबराता है? कहने लगा, अरे माँ, मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ, मैं फांसी से नहीं डर रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ एक दुख है, ओ माँ, मुझे तेरी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद जिस दिन फांसी लगनी थी, सिपाही आता है उसके कमरे में और वो दंड लगा रहे थे। कहते हैं, आप आज तो आपको, हाँ यही कहना चाहते हो ना कि फांसी लगने वाली है? तो बिस्मिल कहते हैं, देखो ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है, तो इसमें क्या घबराना। अगर मुझे करोड़ों जन्म भी लेने पड़े तो मैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहूंगा। वह सिपाही चुप हो जाता है और जब उसको पेशी पर ले जाया जाता है तो उसकी इसको फांसी की सजा दिलाने के लिए नाम क्या था, नारायण दत्त मुल्ला, जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सगे साले थे, उनको नियुक्त किया जाता है। वो बैरिस्टरी पास किए हुए थे, लेकिन जब वो दलील लिखते थे तो इधर उधर झांकते थे, उनको समझ में ही नहीं आती थी। और फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि मैं अपनी अपील खुद लिखूंगा, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं। और 76 पृष्ठों की अपील जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं। और जब जज जो था, जो जज का नाम था लुई सर्ट जज था। लुई सर्ट जज ने जब अपील पढ़ी तो उसमें देखा, वो सोचने लगे, यार ये तो किसी बहुत बुद्धिमान बैरिस्टर की लिखी हुई अपील है। और फिर उससे पूछते हैं, आर यू एडवोकेट? तब बिस्मिल उत्तर देता है कि भाई आपने दलील लिखी, आप वकील हैं। तब बिस्मिल कहता है कि द किंग मेकर्स डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री, कि जो बादशाह को बनाते हैं, सम्राट को बनाते हैं, उन्हें डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद जो जज उनसे कहता है कि आपको हम, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह भी उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप अपने साथियों के, क्रांतिकारियों के नाम बता दीजिएगा, 15,000 रुपये हमको देते हैं, आपको देंगे और आपको फ्री में वहाँ से निःशुल्क बैरिस्टर की उपाधि दिलवा देते हैं इंग्लैंड से, और आपको सब सजाएं माफ़ कर देते हैं। उसने कहा, नहीं, मरते दम तक भी मैं मातृभूमि की सेवा करता रहूँगा और आप ये मुझे तुच्छ लालच दे रहे हो। तो उसके बाद कहने लगा, आपकी बहुत कम आयु है, इस आयु में आपको मृत्यु हो जाए। कहना, कोई बात नहीं, मुझे पसंद है मातृभूमि में बलिदान होना। और वह फिर जब उस दिन फांसी होनी थी, उसको उसी दिन की बात थी कि जेल के सामने 50,000 लगभग व्यक्ति उपस्थित थे, बड़ी भारी भीड़ थी। उसमें 2-3 मन चले लड़के आए और वो इधर घूमने लगे और वो कहने लगे, भाई इतनी भीड़ कैसे है, क्या कोई यहाँ बहुत बड़ा डकैत है या कोई पागल है? तब वो बात बिस्मिल के कानों में भी पड़ी और बिस्मिल ने क्या कहा कि इन नौजवान हम पागल ही अच्छे। उसके बाद
जब वह फांसी के तख्ते पर चढ़ते हैं तो जल्लाद से कहते हैं, उसके हाथ से फांसी का फंदा ले लेते हैं कि मैं खुद अपने हाथ से अपना गले में अपना फंदा डालेंगे, और खुद फंदा लेकर अपने गले में फंदा डालते हैं। और जब विश पूछते हैं कहते हैं, आई विश टू डाउन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और 3 बार कहते हैं, आई विश डाउन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, 3 बार कहते हैं। और फिर जो ओम विश्वानी देव सवितर दुर्तानी प्रार्थना मंत्र का उच्चारण करते हैं, और फिर लगभग 19 दिसंबर 1927 में वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे महान योद्धा, महान संत और स्वतंत्रता सेनानी, हमारे क्रांतिकारी वीर, उनका प्राणांत हो जाता है। इसलिए इस दिन को हम उनके याद में मनाते हैं, और वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत थे। और यही नहीं, एक वो थे आपके कमाल पाशा, जिन्होंने तुर्की में, जिनको फादर ऑफ तुर्की भी